नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर समास प्रकरण। समास प्रकरण में साथियों हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे थे। तत्पुरुष समास में हमने तृतीय तत्पुरुष समास तक का अध्ययन कर लिया है। अब आगे चतुर्थी तत्पुरुष समास का हम अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, हम तबीयत कुछ खराब होने के कारण रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगला समास चतुर्थी तत्पुरुष समास की तरफ कि चतुर्थी तत्पुरुष समास हमारा क्या कह रहा है। तो तत्पुरुष समास में जो चतुर्थी तत्पुरुष है वो चतुर्थी तत्पुरुष समास किस समास का भेद है? तत्पुरुष समास के दो भेद, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो प्रथम भेद तत्पुरुष समास का है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 भेद हैं। तो 6 भेदों में जो हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमने द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष का तक का अध्ययन कर लिया है। यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, लेकिन वो केवल प्रथमा में नहीं होता है, बाकी सभी विभक्तियों में होता है। तो द्वितीय और तृतीय का हमने अध्ययन कर लिया। तो आज हम चतुर्थी तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, हम चतुर्थी तत्पुरुष समास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिस समास का पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होता है वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है साथियों, आइए हम उसको पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जिस समास का प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में रहता है वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। और क्या है कि जब कोई वस्तु जिससे बनती है, जो बनी हुई वस्तु है, उसमें भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। इसमें दिया है मुख्यतया यह तब होता है जब कोई वस्तु चतुर्थी में आए और जिससे वह बनी है वह उसके अनंतर आवे, जैसे यूपदारु, उपायदारु, कुंभ मृतिका, कुंभाय मृतिका। तो हम इसका अभी अध्ययन कर रहे हैं साथियों। आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो पृष्ठ संख्या 244 खोल लीजिए और अपने नोट्स और पेन को लेके भी साथियों जब भी अध्ययन करने बैठिए तो ज़रूर बैठा करिए। अपने साथ में अपना नोट्स ले लिया करिए और अपने सामने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जरूर रख लिया करिए। तो आइए हम पहले चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास का जो हमारा पहला सूत्र है। यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास में जो है पहला पद किस में होता है? चतुर्थी विभक्ति में होता है। और वहाँ कौन सा समास होता है? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। लेकिन इसमें कहा है चतुर्थी तत्पुरुष समास वहाँ भी होता है जब कोई वस्तु जिससे बनी होती है, तो जो वह बनी हुई वस्तु होती है उसमें भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया है यूपदारु कुंभ मृतिका, कि जब कोई बनी हुई वस्तु है, जो बनी हुई वस्तु जिस चीज़ से बनी होती है उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है इसमें जैसे उदाहरण है कुंभ मृतिका। उदाहरण दिया है कुंभ मृतिका। कुंभ मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। मृतिका मतलब मिट्टी होती है। घड़ा किसका? मिट्टी का, यानी मिट्टी का घड़ा। तो कह रहे हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास कहाँ होता है, पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर हम उसके आगे का सूत्रों का अध्ययन करेंगे। जो चतुर्थी तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो होता है चतुर्थी विभक्ति में होता है तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। लेकिन कह रहा है जब कोई वस्तु जिस वस्तु से बनी होती है, जो वह बनी हुई वस्तु है वह भी उसमें भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने 2 उदाहरण रखा है, यूपदारु और कुंभ मृतिका। पहला उदाहरण इनका है यूपदारु और दूसरा उदाहरण है कुंभ मृतिका। यूपदारु में भी चतुर्थी तत्पुरुष समास है, कुंभ मृतिका में भी तत्पुरुष समास है। यूपदारु
का अर्थ है यूप माने यज्ञ के लिए, दारू माने लकड़ी। तो यज्ञ के लिए लकड़ी, तो जो बनी हुई वस्तु है उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। तो यूप दारू में भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा यूपाय दारू। यूपाय दारू, यूपाय में कौन सी विभक्ति है? ये चतुर्थी का एक वचन है। यूपाय क्या है? चतुर्थी का एक वचन है। यूपाय दारू का समस्त पद होगा यूप दारू, क्योंकि यूप दारू जो है यह इसका अर्थ है यज्ञ के लिए लकड़ी। किसके लिए? लकड़ी। तो किस चीज के लिए लकड़ी है? यज्ञ के लिए लकड़ी है। तो जो यज्ञ हो रहा है उसके लिए जो लकड़ी आई है उसी में जो है क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। और कुंभ मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका। कुंभ मृत्तिका में क्या हिंदी अर्थ है कि मिट्टी के का घड़ा या मिट्टी के लिए घड़ा, घड़े के लिए मिट्टी, सॉरी घड़े के लिए मिट्टी, घड़े के लिए मिट्टी इसका अर्थ होगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा कुंभाय, कुंभाय मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका यानी कुंभ के लिए या घड़े के लिए मिट्टी। तो जो घड़े के लिए मिट्टी आ रही है, जो मिट्टी लाई जा रही है, उससे कौन सी वस्तु बनेगी? घड़ा बनेगा। कौन सी वस्तु बनेगी? घड़ा बनेगा। तो घड़ा जो बन गया है, बनी हुई वस्तु हमारी क्या है? घड़ा है। तो यही तो कह रहा है कि जो चीज से कोई वस्तु बनती है तो जो बनी हुई वस्तु हो जो बनी हुई वस्तु है उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ घड़े के लिए क्या आ रहा है? मिट्टी आ रहा है। और मिट्टी से क्या बन रहा है? घड़ा बन रहा है। तो बनी हुई वस्तु हमारा मिट्टी का घड़ा है। तो वह मिट्टी का घड़ा जो है उसमें कौन सा समास हो गया? चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। और यूपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी। लकड़ी आ रही है, किसके लिए आ रही? यज्ञ के लिए, हवन के लिए, हवन करने के लिए आ रही है लकड़ी। तो यज्ञ के लिए आ रही है, तो इसलिए यूप दारू में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में होता है तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जब कोई वस्तु जिससे बनती है तो जो बनी हुई वस्तु होती है उसमें भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। इसके अंतर्गत इन्होंने दो उदाहरण रखा, यूप दारू, कुंभाय मृत्तिका। तो हमें बस यूप दारू और कुंभाय मृत्तिका को ही याद करना है, पढ़ना है। बस हम इसको दो उदाहरण पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो यूप दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी। तो यज्ञ जो बनी हुई वस्तु लकड़ी से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? यज्ञ बन रहा, हवन कुंड बन रहा है। इसलिए यूप दारू में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। और कुंभ मृत्तिका में भी चतुर्थी तत्पुरुष समास है, क्योंकि जो मिट्टी आ रही है किसके लिए आ रही? घड़े के लिए आ रही है। तो उस मिट्टी से घड़ा बन गया। तो कुंभ मृत्तिका में कौन सा समास हो गया साथियों? चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब हम अपने चतुर्थी तत्पुरुष समास में कुछ सूत्र हैं, आइए हम चलते हैं उन सूत्रों का अध्ययन शुरू करते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास और कहाँ कहाँ होता है? तो इन्होंने एक सूत्र दिया है, चतुर्थी तदार्थ बल हित सुख रक्षितई। चतुर्थी तदार्थ बल हित सुख रक्षितई, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है कहाँ? तदर्थ, बल, हित, सुख और रक्षित में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यानी कौन कौन से शब्द? तदर्थ, बल आ जाए, हित आए, सुख आए और रक्षित शब्द 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द हमें याद करना। तदर्थ, बल, हित, सुख और रक्षित, ये शब्द जहाँ जहाँ आ जाएंगे वहाँ वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। आप जो हम समास पढ़ना शुरू किए हैं तो आप देखे होंगे कि जो द्वितीय तत्पुरुष समास किन किन शब्दों में द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, वही शब्द हमको पढ़ लेना है। और वो शब्द जहाँ आएंगे वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से तृतीय तत्पुरुष समास भी हमने पढ़ा। फिर अगला है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में भी ये कह रहे हैं कि कौन कहाँ कहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो इन्होंने सूत्र दे दिया, चतुर्थी तदर्थ बल हित सुख रक्षितई। चतुर्थी तत्पुरुष समास वहाँ होगा कहाँ? तदर्थ, बल शब्द, हित शब्द,
सुख शब्द और रक्षित शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, जैसे हम उदाहरण के द्वारा इस सूत्र को समझते हैं। तो इसमें इन्होंने बाबूराम सक्सेना की जो किताब है साथियों, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का ही हम उदाहरण पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार हम समास का अध्ययन कर रहे हैं। ये सूत्र भी हमारा उसी किताब में है, उसी पुस्तक में है, तो हम उसी के अनुसार जो उदाहरण दिए हैं ये बाबूराम ने, हम उसी उदाहरणों का ही अध्ययन करेंगे। तो इनमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि बलि का तदर्थ का इन्होंने उदाहरण दिया है द्विजार्था। जैसे इसमें इन्होंने तदर्थ का उदाहरण दिया है, द्विजार्था। द्विजार्था में कौन सा समास है? द्विजार्था में पूछ लिया कौन सा समास है, तो द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ दे दिया है द्विजार्था, अर्थ शब्द यहाँ आ गया है द्विज अर्थ शब्द यहाँ आ गया है, तो इसका विग्रह किसमें होगा कि चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में होता है। तो द्विज और अर्थ दो पद हैं, तो पहला पद द्विज है, दूसरा पद अर्थ है, तो पहले पद को हम किस विभक्ति में कर देंगे? चतुर्थी में करेंगे, तो इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा साथियों द्विजाय। विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? द्विजाय अयम इति। द्विजाय अयम इति यहाँ आ गया। द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य हो गया साथियों द्विजाय अयम इति। द्विजाय अयम इति, द्विजाय अयम इति द्विजार्था हुआ, क्योंकि द्विजाय अयम इति में भी क्या है? नित्य समास भी है। द्विजाय अयम इति द्विजार्था में नित्य समास भी है। यहाँ इन्होंने एक सूत्र वार्तिक दे दिया है, वार्तिक इन्होंने दिया है। कौन सा वार्तिक है? अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगतः चेति वक्तव्यम। एक वार्तिक सूत्र, इस सूत्र को अभी हम समझा रहे हैं, आप इसको अभी थोड़ा सा यहाँ रुक जाइए, पहले हम द्विजार्था को समझा दें। द्विजाय अयम इति द्विजार्था, द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास है इस सूत्र से भी, लेकिन इसमें एक वार्तिक का नियम भी लग रहा है। जो वार्तिक इन्होंने दिया है, ये वार्तिक सूत्र है, एक वार्तिक सूत्र इन्होंने दिया है। अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। ये वार्तिक सूत्र इन्होंने दिया है, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। ये वार्तिक कह रहा है अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं वस्तुतः वह चतुर्थी तत्पुरुष समास में होते हुए भी नित्य समास हो जाते हैं। इन्होंने कहा ये वार्तिक, इसका वार्तिक सूत्र की व्याख्या है कि अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं वे चतुर्थी तत्पुरुष समास होते हुए भी नित्य समास कहलाते हैं। अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं वो चतुर्थी तत्पुरुष समास होते हुए भी नित्य समास कहलाते हैं। इन्होंने इसी उदाहरण पे एक वार्तिक सूत्र भी लिखा है, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। ये वार्तिक सूत्र, इस सूत्र का वार्तिक दे दिया है। इन्होंने कहा कि अर्थ के साथ, अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास तो होगा। किस सूत्र से? तदर्थ बलहित सुख रचित। यहाँ अर्थ शब्द आया है, अर्थ शब्द आने के कारण द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कह रहे हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास तो होता है लेकिन उसमें नित्य समास भी होता है। क्या होता है? नित्य समास भी होता है। इसीलिए साथियों इसका विग्रह हो गया द्विजाय अयम इति, इसीलिए इसका विग्रह अलग है द्विजाय अयम इति। तो इस वार्तिक सूत्र से भी इसमें नित्य समास भी है।
चतुर्थी तत्पुरुष समास तो है, लेकिन क्या है ये? नित्य समास, नित्य समास भी है। ये द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास तो है, लेकिन नित्य समास भी है। और किस सूत्र से है? तो हमें ये सूत्र याद रखना है, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, कि अर्थ शब्द के साथ जब समास होता है तो वस्तुतः वह चतुर्थी तत्पुरुष समास तो होता है, लेकिन नित्य समास भी कहलाता है। इसीलिए द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास तो है, लेकिन नित्य समास भी है। द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास तो है, लेकिन नित्य समास भी है। अब आ गया होगा समझ में। इसी सूत्र पे, इसी उदाहरण पे इन्होंने एक वार्तिक सूत्र दे दिया, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। और ये वार्तिक सूत्र हमारा बाबूराम सक्सेना के पृष्ठ संख्या 245 में पहले नंबर का सूत्र है। पृष्ठ संख्या 245 बाबूराम सक्सेना में देखिए, एकदम नीचे पहले नंबर का जो सूत्र है वही ये वार्तिक सूत्र दिया है, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। यानी अर्थ शब्द के साथ, ये चतुर्थी में अर्थ शब्द है, ये उदाहरण द्विजार्था है, ये अर्थ शब्द के साथ द्विज शब्द आया है, तो कह रहे हैं अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास तो होता है, लेकिन वो नित्य समास भी होता है। बस हमको इतना ही याद रखना है कि अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। सूत्र कह रहा है कि अर्थ शब्द के साथ वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष समास तो हो रहा है, लेकिन उसमें नित्य समास भी होता है, यह वह नित्य समास भी कहलाता है। बस हमको इतना ही याद रखना है। इस सूत्र को बस इतना एक लाइन में अर्थ अपने माइंड में सेट कर लीजिए, समझ लीजिए कि इसलिए द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास भी है और नित्य समास भी है। अब हम इसके आगे का जो सूत्र दिया है, आगे वाला उदाहरण समझते हैं। तो तदर्थ का द्विजार्था हो गया। द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास और नित्य समास भी है। नित्य समास कैसे है? तो इस वार्तिक सूत्र से है, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम से। अब बलि का उदाहरण, बलि का उदाहरण इन्होंने दिया है भूत बलि। कौन सा उदाहरण दिया है? दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है भूत बलि। भूत बलि उदाहरण है। भूत बलि में अब यहाँ बलि शब्द आ गया ना, बलि शब्द आया है, बलि शब्द आया है, इसलिए भूत बलि में हमको याद रखना है कि चतुर्थी तत्पुरुष समास है। और प्रथम पद हम इसका जब विग्रह करेंगे तो किस विभक्ति में होगा साथियों? चतुर्थी में होगा। तो इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य होगा भूतेभ्यः बलिः। भूतेभ्यः बलिः। भूतेभ्यः बलि। भूतेभ्यः में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, और इसका समस्त पद बन गया हमारा भूत बलिः। भूतेभ्यः बलि भूत बलिः, यही लिख देते हैं, भूतेभ्यः बलि बराबर भूत बलि। कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें बलि शब्द आया है। चतुर्थी तदर्थ बलि, अब बलि शब्द आ गया है तो शब्द हमारा है भूत बलि। तो भूत बलि में हमको बस बलि शब्द से पकड़ लेंगे कि इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है, और इसका विग्रह जब करेंगे तो पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होगा। तो भूत और बलि दो पद हैं, तो भूत शब्द को हम चतुर्थी एक वचन में करेंगे, भूतेभ्य हो जाएगा और बलि हो जाएगा, और हमारा समस्त पद बनेगा भूत बलि। हमने पहले भी बता दिया है कि समास में जब विग्रह होता है तो सु आदि विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसमें चतुर्थी है, इसमें प्रथमा है, तो दोनों विभक्तियों का लोप हो गया है और भूत बलि शब्द बन गया है। फिर अगला है हित शब्द। दूसरा क्या है? हित। हित का उन्होंने उदाहरण दिया है गोहितम। दो उदाहरण इन्होंने हित शब्द का दिया है, गोहितम, और दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है ब्राह्मण हितम।
गो हितम ब्राह्मण हितम। गो हितम और ब्राह्मण हितम में भी साथियों कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कैसे है? क्योंकि ये सूत्र हमें याद है, चतुर्थी तदर्थ बल हित। अब हित शब्द आ गया गो हितम, हित शब्द आ गया है ब्राह्मण हित, यहाँ भी हित शब्द आया है। अब इस हित शब्द से हम समझ जाएंगे कि गो हितम और ब्राह्मण हितम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो गो पहला पद है और हित दूसरा पद है। इसमें ब्राह्मण पहला पद है, हित दूसरा पद है। जो चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति में होता है, तो जब हम विग्रह करेंगे तो गो में चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा। जब चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा साथियों, तो इसका विग्रह वाक्य होगा गोभ्यः हितम। गोभ्यः हितम गोहितम। समस्त पद हमारा क्या बना? गोहितम। और ब्राह्मण हितम का हो जाएगा ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय हितम। समस्त पद हमारा बनेगा ब्राह्मण हितम। तो यहाँ हित शब्द आया है, इसलिए ब्राह्मण हितम गो हितम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अगला शब्द सुख का है, तो सुख का इन्होंने उदाहरण दिया है गो सुखम। कौन सा उदाहरण है? गो सुखम। गो सुखम में प्रथम पद गो है, दूसरा पद सुख है। जब हम विग्रह करेंगे तो फिर वही होगा गोभ्यः, चतुर्थी के एक वचन में गोभ्यः हो जाएगा, और सुखम, गोभ्यः सुखम इति गो सुखम। फिर है रक्षित का। रक्षित का इन्होंने उदाहरण फिर दिया है, एक ही उदाहरण को इन्होंने पकड़ लिया और उसी का सब बनाते गए। गो रक्षितम। गो रक्षितम का विग्रह भी होगा गोभ्यः रक्षितम, गोभ्यः रक्षितम, गोरक्षितम। गोभ्यः रक्षितम गोरक्षितम। अब ये तदर्थ बल हित सुख और रक्षित शब्द का इन्होंने उदाहरण दिया। द्विजार्था भूत बलि गोहितम ब्राह्मण हितम गो सुखम गोरक्षितम। इतने शब्दों में हमारा कौन सा समास होगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास में हमें साथियों ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि द्विजार्था बल हित सुख रक्षितई, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास अर्थ शब्द अगर आए, बल शब्द आए, हित शब्द आ जाए, सुख शब्द आए और रक्षित शब्द आ जाए, तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो इन्होंने उदाहरण दिया द्विजार्था। द्विजार्था में द्विज अर्था दो पद हैं, तो पहला पद द्विज है, दूसरा पद अर्थ है। अर्थ शब्द आ गया है, इसलिए द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। और इसका विग्रह वाक्य अलग होगा द्विजाय अयम इति। इसका विग्रह वाक्य क्यों अलग होगा? इसलिए कि इसमें एक वार्तिक इन्होंने दे दिया, अर्थेन नित्य समासो क्या दिया है? विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। इस वार्तिक का नियम यहाँ लग रहा है, क्योंकि अर्थ शब्द के साथ जब समास होता है तो उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कह रहे हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास के साथ साथ वह नित्य समास भी कहलाता है। इसीलिए द्विजार्था का विग्रह वाक्य हो गया हमारा द्विजाय अयम इति। द्विजार्था यह चतुर्थी तत्पुरुष समास तो है, लेकिन नित्य समास भी है। यह हमें अपने माइंड में सेट कर लेना है और उसको ऐसे ही याद करना है। कभी कहे पूछ लेते हैं कि द्विजार्था में नित्य समास किस सूत्र से है, तो हमें सूत्र याद रखना है। अगर हम याद रहेगा सूत्र, तो हम चाहे जो विकल्प में सूत्र दे, तो हम अपने सूत्र को तुरंत सही निशान लगाएंगे। तो अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम सूत्र से द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास के साथ साथ साथियों नित्य समास भी होता है। फिर आया है बलि। बलि का उदाहरण इन्होंने दिया भूत बलि। फिर रक्षित हित का गोहितम ब्राह्मणाहितम। हित शब्द में दो उदाहरण इन्होंने दिया, गोहितम ब्राह्मण हितम। गोहितम में का विग्रह हुआ गोभ्या हितम,
ब्राह्मण हितम का विग्रह वाक्य ब्राह्मणाय हितम। फिर है सुख, तो गो सुखम दे दिया, गोभ्यः सुखम। रक्षित, गो रक्षितम इनका उदाहरण है, इसका विग्रह वाक्य गोभ्यः रक्षितम। तो बस हमें इतना याद रखना है चतुर्थी तत्पुरुष समास किन किन शब्दों के आने पर होता है। तो हम सूत्र याद रखेंगे, चतुर्थी तदर्थ बल हित सुख रक्षितैः, कि चतुर्थी तत्पुरुष समास बल, अर्थ, बल, हित, सुख और रक्षित शब्द जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में यही उदाहरण अर्थ का द्विजार्था दिया है। बलि का भूत बलि, हित का गो हितम ब्राह्मण हितम, सुख का गो सुखम और रक्षित का गो रक्षितम, यही उदाहरण इन्होंने दिया है। तो यही उदाहरण हमें याद करना है और यही परीक्षा में पूछते भी हैं। टीजीटी में यही बाबूराम से ही प्रश्न बनता है, तो यही पूछते हैं। तो हम इन समस्त उदाहरणों को सूत्र सहित अगर पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो ये हमें फिर कभी भूलेगा नहीं। तो आप अपने नोट्स में सूत्र सहित उदाहरण को साथियों लिखने की कोशिश करिए और उसको बार बार पढ़ने से सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं और याद हो जाती हैं। बस हमें गिने चुने शब्द दे दिया है इन्होंने, बस गिने चुने शब्दों को ही तो याद करना है। फिर है ये हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है पंचमी तत्पुरुष समास। तो पंचमी तत्पुरुष समास साथियों हम कल क्लास लेके आएंगे। आज की क्लास साथियों में ही समाप्त कर रहे हैं। आपसे पुनः दूसरी क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। नमः संस्कृताय, नमो नमः।